नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। देश में आतंकवादी एक बार फिर से सर उठाने लगे हैं। एक और जहां जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों ने बीते कुछ दिनों में गति पकड़ी है, तो वहीं देश के कई अलग अलग स्थानों में आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है। शनिवार को दिल्ली में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आतंकियों से 2,500 करोड़ की हेरोइन की बरामदगी की गई। तो वहीं रविवार को लखनऊ में अलकायदा के 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी ये बता रही है कि अभी तक सिर्फ कश्मीर तक सीमित रहे आतंकवादी एक बार फिर देश को दहलाने की कोशिश में हैं। कितना बड़ा है ये खतरा और किस नजरिए से देखते हैं इस देश की आंतरिक सुरक्षा के जानकार, इसी मसले पर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हैं, सेवानिवृत्त, और सूर्य कुमार जी हैं, रिटायर्ड आईपीएस। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो इससे पहले चर्चा करेंगे, लेकिन हाल में जो उजागर आतंकी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं पर भी हमने नज़र डाली और कुख्यात आतंकी संगठन आईएसआईएस के मॉड्यूल का खुलासा भी हुआ है, जिसमें एनआईए की टीम ने जम्मू कश्मीर से 10 जगहों पर छापा मारा। इस छापेमारी के दौरान 5 संदिग्ध लोग गिरफ्तार किए गए। ये राजनीतिक दलों के नेताओं, सुरक्षा बलों के जवानों को निशाना बनाने की कोशिश में थे। सुसाइड बॉम्बर बनकर घूमते आतंकवादियों का मकसद भारत के अंदर अशांति फैलाना था। एएनआई ने कश्मीर में कई स्थानों पर छापेमारी की है। अनंतनाग, बारामूला, कुलगाम, अवंतीपुर जिलों में एनआईए की टीमों ने छापे मारे हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये आज बड़ी कार्रवाई हुई। यूपी एटीएस ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसमें 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इनका आतंकी संगठन अलकायदा से लिंक होने का शक है। दोनों लोगों की गिरफ्तारी लखनऊ के काकोरी इलाके में हुई। खबर मिली है कि काकोरी इलाके के एक घर में अलकायदा के आतंकी छुपे हैं। इसके बाद वहां भी छापेमारी की गई। जानकारी मिलने के बाद यूपी एटीएस ने कमांडोज और भारी फोर्स के साथ काकोरी इलाके में छापेमारी की। इससे पहले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने शनिवार को खालिस्तान टाइगर्स फोर्स के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार करके 2,500 करोड़ रुपए की 350 किलो ड्रग्स भी रिकवर की थी। तो देश में आतंकी घटनाओं से जुड़ी बड़ी खबरें हैं ये। तो वहीं केरल की 4 महिलाएं अफगानिस्तान पहुंच गईं और वहां आईएसआईएस में शामिल हो गईं। अफगानिस्तान की जेल में बंद महिलाओं के परिजन अब उन्हें छुड़ाने की मांग कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह की स्थितियां भारत में बनी हैं, ये भारत के लिए कितनी गंभीर हैं और इनसे कैसे निपटेंगे, इनको लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। अनुमा आचार्य जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनुमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जिस तरह की ये आतंकी घटनाएं हो रही हैं, लगातार आतंकी पकड़े जा रहे हैं, कहीं ड्रग्स पकड़ा जा रहा है तो कहीं विस्फोटक सामग्री पकड़ी जा रही है, क्या संकेत हैं ये कि कितना खतरा इससे देश को है और कैसे इससे निपटेंगे हम? ये प्रॉब्लम पिछले काफी समय से शुरू हो चुकी है हमारे देश में। और अगर हम देखेंगे तो 1992 के बाद ये घटनाएं बढ़ी और 1992 के बाद जब ये घटनाएं बढ़ी हैं, उसके बाद ये 2002 तक ये घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ती गई। हम टेररिस्ट की बात कर रहे हैं, टेररिज्म की बात कर रहे हैं और कश्मीर की बात कर रहे हैं। अगर हम उसे देखें तो 2002 तक ये घटनाएं बढ़ती रही, लेकिन 2004 की शुरुआत से 2014 तक, ये आप रिपोर्ट देखिए, क्योंकि ये मैं जो बोल रही हूँ तथ्यात्मक जानकारी के ऊपर बोल रही हूँ। सितंबर 2017 की एक रिपोर्ट से मैं हवाला देते हुए बोल रही हूँ, जिसमें ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि पिछले 27 सालों में 41,000 जिंदगियां हमने कुर्बान कर दी हैं इन आतंकवादियों के चक्कर में। लेकिन ये मिलिटेंसी, ये आतंकवाद 2004 से 2013 के बीच में बहुत कम हो गया था। 2013 में तो केवल छिटपुट 157 ऐसे टेररिस्ट थे जो आसपास घूम रहे थे, बहुत कम हो गए थे। इस वक्त आज के तारीख में 280 के करीब हैं और 2019-20 में और भी ज्यादा हो गए थे, 480 के करीब हो गए थे। उससे अभी थोड़ी कमी आई है। तो ये जो घटनाएं हैं ये बताती हैं कि हमारा कहीं ना कहीं या तो नियंत्रण खो रहा है, जबकि हमारी पूरी सेना जो है वो जम्मू और कश्मीर के रीजन में तैनात है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ हमारी इंटेलिजेंस फेलियर हो रही है, कहाँ हमारे गृह मंत्रालय से चूक हो रही है। ये सब चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि सेना तो वहां तैनात है ही, वो हम इतने दिनों से देख रहे हैं। और सेना न केवल थोड़ी सी तैनात है, काफी संख्या में, काफी तादाद में सेना वहां बिल्कुल मुस्तैद बनी हुई है। तो ये बड़े सोचने की बात है। जी,
सूर्य कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्य कुमार जी, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, जिस तरह से लगातार कुछ दिनों से आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं देश में, ड्रग्स पकड़ा जाता है, 2,500 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है, हथियार पकड़े जाते हैं, आज 3 आतंकवादी फिर पकड़े गए हैं, तो किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को आप देखते हैं? सूर्य कुमार जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पाया। आप दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अनुमा जी बनी हुई हैं लगातार। अनुमा जी, अब जिस तरह से आपने साफ तौर पर कहा कि कश्मीर में इतनी ज़्यादा फोर्स तैनात है, उसके बावजूद भी इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनकी कमी है। लेकिन इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, और जब इतनी मात्रा में हमारे देश में सामग्री लाई जाती है वो कैसे आ पाती है, क्या तरीका रहता है, ये कैसे इतना सामान लेकर के और हमारे देश में घुस जाते हैं? देखिए, एक चीज तो बड़ी साफ है कि जब हमने जम्मू कश्मीर के ऊपर, वो एक अलग से हमेशा हमारे लिए प्रॉब्लम रही है जम्मू कश्मीर, लेकिन एक आर्मी के एक ऐसे अधिकारी हैं, जब वो वहां पर थे, मुझे उनके बारे में मालूम है, आप भी पढ़ सकेंगे, अता हुसनैन साहब, जब वो लेफ्टिनेंट जनरल साहब वहां थे तो उन्होंने बहुत सारी चीजें करी, अस्पताल खुलवाए, पुल बनवाए, शिक्षा के ऊपर विकास किया, सिलाई कढ़ाई बुनाई की तालीम देना शुरू किया। वैसे वहां पर परंपरागत कढ़ाई हुआ करती है, लेकिन जो मशीनों वाली सिलाई कढ़ाई है उसका उन्होंने वहां तालीमात शुरू की। तो ये वो दौर था जब कश्मीर अपने वापस उस शांति के दौर में लौट रहा था। लेकिन फिर बहुत सारी चीजें राजनीति से प्रेरित होती हैं, बहुत सारे लोग चाहते नहीं है कि हमारे देश में जो है वो शांति बनी रहे। तो एक पर्टिकुलर अगर आप पैटर्न से देखेंगे तो ये आपको दिखेगा कि 98 से 2002 तक अचानक आतंकवाद बढ़ा है। आप देखिएगा ये, क्योंकि मैं ये आपको इसलिए कह रही हूँ, ये सारा कुछ उपलब्ध जानकारियां हैं, ऑथेंटिक सोर्सेस से जानकारियां, क्योंकि यहाँ वहां से तो कोई कुछ कह सकता है, लेकिन ये हमने देखा है। और उसके बाद फिर 2014 से ये आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं। तो इसके पीछे हमको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हमारी खुफिया एजेंसी, क्योंकि ये खुफिया एजेंसी उन्हीं समय पर ठीक से काम नहीं कर रही हैं। ये कमाल मुझे दिखता है हर बार, जब हमारे ऊपर कारगिल का ये युद्ध हुआ था तभी भी हमारी खुफिया एजेंसियों ने नहीं, एक गडरिया ने देख के बताया था कि हमारे वहां तक जो है पाकिस्तान की जो सेना है वो दूसरे किसी वेश में वो घुस के आ गए हैं। तो गडरिया ने बताया था, तो गडरिया की इंटेलिजेंस हो जाती है उस समय। ये बहुत चिंतनीय बात है, ये हमें सोचना पड़ेगा गृह मंत्रालय को और जो NIA है जिसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी, क्योंकि सेना के ऊपर इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सेना का अपना खुफिया तंत्र होता है और सेना, अब एक बार हमने घटना देखी जो पहले कभी नहीं देखी, एक DSP साहब आतंकवादियों को दिल्ली की तरफ लाते हुए पकड़े गए थे। आपने सुना उनके बारे में कुछ और पहले? उसके बाद किसी ने नहीं सुना। तो जब ऐसे लोगों को हम इस तरह की सजाएं नहीं देंगे जो दिखेंगी, तब तक लोग यही समझेंगे कि कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही है। जब हमारे लोग जो सशस्त्र बलों के लोग अगर आतंकवादियों के साथ, उनके साथ दोस्ती करते हुए पकड़े जाते हैं, तो ऐसे में बहुत सोचने की बात होती है कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं, और खास तौर पे इंटेलिजेंस एजेंसीज को और खुफिया तंत्र को इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए, सूर्य कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं वापस। सूर्य कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से देश में अराजक तत्व घुस आए हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, हालांकि वो कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाए, उससे पहले पकड़े गए हैं, आज 3 आतंकवादी फिर पकड़े गए हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही, किस तरह से देखते हैं आप? क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं है, कहीं सुरक्षा तंत्र में चूक हो रही है, या फिर अब इनसे कैसे निपटा जाए? सूर्य कुमार जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है फिर से संपर्क टूट गया, फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। दरअसल तकनीकी खराबी की वजह से इस तरह की समस्याएं आ जाती है हमारे साथ। अनुमा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अनुमा जी, अब जिस तरह की जो समस्याएं हैं, समस्याओं को हमने चर्चा की कि इस तरह की समस्याएं हैं और ऐसे ऐसे इनका पता, अब इन पर किस तरह से लगाम लगानी चाहिए, इसका क्या एक बेहतर तरीका हो सकता है? और देशों की अपेक्षा, खास करके इजराइल जैसे देशों की अगर बात करें, उस तरह की व्यवस्थाएं हमारे पास कब आएंगी?
कि हमारे यहाँ पर कोई भी अगर बंदा आए या कोई भी व्यक्ति आए, कोई पक्षी भी अगर बाहर से आ रहा है तो उसको हमारी इजाजत लेनी चाहिए? दिनेश जी, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक सेना की अधिकारी रही हूँ, लेकिन एक चीज देखिए, हमारे पास इजरायली डिफेंस सिस्टम भी है, क्योंकि इजराइल मतलब हम रूस के साथ सबसे ज्यादा हमने अपने हथियार खरीदे हैं। उसके बाद हमने फ्रांस के साथ, और इजराइल हमारा दूसरा पार्टनर है जिसके साथ हमने अपने डिफेंस के जो आइटम्स खरीदने में, जो हमारे इक्विपमेंट है, आयुध है, उसको खरीदने में, मिसाइल खरीदने में हमने पार्टनरशिप की है। तो जब हम एक ऐसे स्टर्डी देश की तरफ देखते हैं, स्टर्डी का मतलब हुआ कि वो पूरी तरह से चाक चौबंद और ठोस सुदृढ़ सुरक्षा वाला जब हम देश देखते हैं, उसके साथ हम पार्टनरशिप करते हैं, तो उसकी टेक्नोलॉजी हमें लेने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारी सेनाओं में जो जो भी प्रोसीजर है, आपको मैं एक चीज बताऊं कि हम लोग जो अपने डिफेंस के जो इक्विपमेंट खरीदते हैं, आयुध खरीदते हैं, इन सब की प्रक्रिया कम से कम 10 साल पहले शुरू होती है। तो मैं ये जानती हूँ कि कुछ प्रक्रियाएं हमने 10 और 20 साल पहले शुरू की है। कुछ प्रक्रियाएं 2014 तक पूरी हुई, कुछ प्रक्रियाएं 2016 तक, कुछ 18 तक। इस तरह से धीरे धीरे हम इक्विप तो हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारी जमीनी तौर पे चूकें हो जाती हैं, जैसे कि ड्रोन का जाके वायुसेना के वायुसेना के स्टेशन में जाकर उसका एक कुछ वो लेकर असलाह लेके चले जाना। अब ऐसी घटनाएं तो केवल हम लोग अंदरूनी गलतियों के कारण हो रही है ना, इसमें तो बाहर की गलतियां नहीं है। या क्योंकि ड्रोन का एक जो है ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा हम कहेंगे कि वो पाकिस्तान की बॉर्डर से आया होगा, लेकिन वहां से आने के और हमारे एयरफोर्स स्टेशन के बीच आने के बीच में वो कई बार पकड़ा जा सकता है। इसका मतलब ये सब कहानियां अंदरूनी तौर पे हो रही हैं। और इसके ऊपर इसी तरह से ड्रग भी आ सकते हैं, जिस तरह से असलाह आया, जिस तरह से विस्फोटक आए, उसी तरह से ड्रग आ सकते हैं। उसी तरह से हमने देखा है पहले भी पुरुलिया के पास में पहले ये कुछ शस्त्र वहां पर डाले गए थे। तो बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और इसमें बहुत सारी हमारी सेनाओं में तो बहुत ज्यादा जोश है। सेनाएं बहुत ज्यादा मेथोडिकल होती है, मतलब वो अपने प्रोसीजर से कभी इधर उधर नहीं होती। एडहॉकिज्म कहाँ होता है? जहां हम देखते हैं कि जो लोग ट्रेनिंग छोड़ के और अपने स्टाइल वगैरह दिखाने में लग जाते हैं। बहुत सारे पुलिस अधिकारियों को देखती हूँ, बहुत सारे सेना के अधिकारियों को भी देखती हूँ कि जैसे ही उनके अंदर ये गर्व आ जाता है कि हम तो जी बहुत बड़े चैंपियन है, हम देश की सेवा कर रहे हैं, बस वहां से चूकें होना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए सेना में लोगों को ग्राउंडेड रखा जाता है, हमको बहुत ग्राउंडेड रखा जाता है। बाकी दूसरी सर्विसेज के बारे में तो मैं नहीं कह सकती, पर हाँ ये जरूर दोबारा बोलूंगी, ये किसी के ऊपर दोषारोपण की बात नहीं है, लेकिन जहां सेना लद्दाख भी देख रही है, सियाचिन भी देख रही है, जम्मू कश्मीर भी देख रही है, वहां हमारा जो NIA का जो रोल है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, और जो हमारे इंट देखती है, इंटेलिजेंस जो देखती है, उनका रोल जो है, मैं उसके ऊपर जरूर ये कह रही हूँ कि वहां कहीं पर कोताही हुई है। तभी DSP देवेंद्र सिंह जैसे लोग भी, जो NIA के करीबी लोग होते हैं, वो हमारे लोग पकड़े जाते हैं। और आगे उनका क्या होता है, उनका नमूना नहीं बन पाता, उनका स्पेसिमेन बनना चाहिए। बाद में वो स्थिति भी साफ नहीं हो पाती कि इनके साथ हुआ क्या, क्या इनके साथ किया जाना चाहिए, ताकि और जो लोग हैं उनको भी उससे सीख मिल पाए। सूर्य कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्य कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इतना बड़ा घटनाक्रम देश में चल रहा है, कहीं बॉर्डर की लेकर के बात करें तो वहां ड्रोन से हमले हो रहे हैं, भारत के अंदर की बात करें आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। किस तरह की स्थिति बन रही है, कैसे इससे निपटेंगे? सूर्य कुमार जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, तकनीकी खराबी की वजह से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ अनुमा जी लगातार बनी हुई हैं, अनुमा जी से ही हम बात करेंगे। अनुमा जी, जिस तरह से आपने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं एजेंसी जो है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, उसमें भी थोड़ी बहुत कमी है, जिसकी वजह से ये स्थिति पैदा हो पा रही है कि इतनी मात्रा में बाहर से सामग्री हमारे देश में आ पा रही है। तो इसको लेकर के भी अगर हम बात करें तो इसमें भी किस तरह की और सुधार की ज़रूरत है कि इस तरह की स्थिति ना बन पाए, या जो आपने साफ तौर पर अभी कहा कि कुछ कॉन्फिडेंस में जो लोग आ जाते हैं, अधिकारी हों या, तो उनको उस तरह का माहौल कैसे दिया जाए कि वो इन चीज़ों पर छोड़ करके सिर्फ अपनी ड्यूटी पर ही फोकस कर पाएं? दिनेश जी, मेरा व्यू जो होगा ना, वो सेना की तरफ से लिया हुआ होगा। हम नहीं जानते कि वहाँ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो वहाँ पे पुलिस है, CRPF जिसको CAPF कहते हैं हम,
उनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हाँ, जब जैसे हमारे सामने एक घटना हुई, पुलवामा अटैक हुआ, तो पुलवामा अटैक हो कैसे गया, ये भी एक ये भी एक चुनौती की बात है कि ये हुआ कैसे। तो ये सारी चीजें जहां हमारी सेनाओं का एक तरफ मनोबल कम करती हैं, हमारे वर्दी वालों का मनोबल कम करती हैं। और मैं समझती हूँ कि जो थोड़ी बहुत, जो मैंने जिस बात की बात की थी कि ज्यादा हमको अगर अपना अहंकार हो जाए कि भाई हम तो देश की रक्षा कर रहे हैं, तो आर्म फोर्सेस में क्या होता है, उनकी तो रोज ही कवायद होती है। मेरे ख्याल से सभी सेना जितनी भी होती है सशस्त्र फौज, उनमें ये होती है। लोगों को हमेशा जमीन पर रहने को कहा जाता है, बहुत चौकन्ना रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो हमने देखा है, बहुत सारी मूवीज भी बनी है इस सब पे, वो हमने देखा है। लेकिन कई बार कुछ चीजें, जैसे अब इसी तरह से जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, जब पुलवामा हो जाता है, जिसकी पूरी रिपोर्ट आज भी देश के सामने नहीं है, और जो है तो एक बड़ी उसमें कमाल की बात यह है कि जितने लोगों को दोषी बताया गया है, उतने लोगों को या तो वो पाकिस्तान में है जिन्हें हम यहाँ ला नहीं सकते, या यहाँ पे जो है उन सभी के एनकाउंटर हो गए हैं। ऐसी चीजों से विश्वसनीयता कम होती है। अगर एकाध हम आदमी पकड़े ऐसा जो जिंदा पकड़ ले, जिसको हम, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जिंदा ही नहीं पकड़ पा रहे हैं। फिर क्या होता है, हमारे देश में एक और बड़ा खराब माहौल हो रहा है कि जब जब कोई मुख्य चुनाव आते हैं, तब तब हमारी सेनाओं की बलि चढ़ जाती है। तो ये एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, मैं अपनी जिम्मेदारी से कह रही हूँ। नहीं अनुमा जी, मैं खुद आपसे यही सवाल करना चाह रहा था कि जिस तरह की जो स्थितियां बनती हैं, इसमें पॉलिटिकल कितना इन्वॉल्वेंस रहता है। क्या ये चुनावों को लेकर, जब चुनाव आते हैं तब भी इस तरह की बातें ही निकल कर एकदम से सामने आ जाती हैं अचानक से, और जो देश का रुख है वो एकदम से दूसरी तरफ हो जाता है। क्या इसमें राजनीति भी प्रभावित करती है इस तरह की घटनाओं में? दिनेश जी, अपने देश की जब मैं बात करूंगी ना, तो मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का थोड़ा बहुत रेफरेंस तो दे सकती हूँ, लेकिन उसके ऊपर पूरी तरह कभी निर्भर नहीं होंगी, क्योंकि हमारे देश के लोगों ने जो वर्दी पहनी है ना, वो सच है, वो वर्दी का रंग सच है, उसमें से रहने वाला हम लोगों के अंदर उबलने वाला खून सच है। तो राजनीति की बलि अगर वो चढ़ भी रहे हैं, और आप अगर मुझसे ये चाहेंगे कि मैं इसके ऊपर, मेरे दिल में भी अगर आता होगा ना, तो मैं इसको खारिज ही करना चाहूंगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो लोग वहां पर आज खड़े हैं, वो इस देश की परचम लेकर खड़े हैं, वो इस देश के लिए खड़े हैं। और ये बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि उनके परिवारों को देखिए, वो लोग कभी इस बारे में सोचते भी नहीं, अपने परिवार से पूछते भी नहीं कि आप लोग क्यों नहीं आते, आपके इतने घंटे क्यों है काम के, या इस तरह की कोई बात। और वो अपने मन का डर अंदर लिए रहते हैं। तो वो डर अंदर लिए हुए अपने उन भाइयों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि उन पर पूरा भरोसा है। लेकिन ये जो होती हुई घटनाएं हैं, और इसमें अगर राजनीतिक, जब इनमें मिलावट हो जाती है, तो उसका एक धोखे जैसा असर लोगों पर होता है, उनके भी मन में आता होगा। लेकिन हम यही रखें कि हमें अगर हम अपने लोगों को ज्यादा चाक चौबंद कर सके, हम अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसमें हम कहते तो हैं कि बहुत ज्यादा योग्य लोग बैठे हैं, उनके अंदर की होने वाली ये जो छोटी मोटी जो चीजें वो गड़बड़ हो जाती है, छोटी मोटी क्या, अभी अब आप कह रहे हैं कि बड़ी घटनाएं नहीं हुई हैं, मैं एक चीज के ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि पिछले कुछ सालों में देश के अंदर होने वाली उथल पुथल बंद हो गई है। देश के अंदर जैसे कभी बम फूट जाता था, कभी कुछ हो जाता था, वो नहीं हो रहा है। लेकिन इस तरह की घटनाएं जिसमें बाहरी एक शक्ति का हाथ है, जिसकी हम पड़ताल भी पूरी तरह नहीं कर सकते, वो घटनाएं हो रही हैं। तो अगर हमें ये कहना है कि हम हर तरह से मजबूत हैं, हमें डेफिनेटली अपनी न केवल सीएपीएफ को, जो कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस फोर्स है, उसको, क्योंकि उसकी भी बहुत बलिदान हुए, उसको भी, और आर्म फोर्सेस तो है ही, इन सभी को बहुत ज्यादा और भी ज्यादा प्रशिक्षित रखना होगा। लेकिन उसके साथ में जो हमारे खुफिया तंत्र है, हमें खुफिया तंत्र को बहुत ज्यादा, बिल्कुल अनुमा जी। और अनुमा जी, मैं एक और महत्वपूर्ण सवाल अभी आपसे करूंगा। सूर्य कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक सवाल उनसे लेता हूं, फिर आपसे एक मुझे और महत्वपूर्ण सवाल पूछना है। सूर्य कुमार जी, जिस तरह से देश भर में आतंकी घटनाएं हो रही हैं, लगता है फिर संपर्क उनसे टूट गया है, जैसा कि लगातार उनसे संपर्क हो ही नहीं पाया आज सूर्य कुमार जी से। तकनीकी खराबी की वजह से ऐसी समस्याएं कभी कभी पैदा हो जाती हैं। दरअसल मौसम भी इस समय सही नहीं है। अनुमा जी, मैं आपसे एक सवाल जानना चाह रहा था कि हम सेना को लेकर के कोई भी सवाल नहीं उठा सकते, ना हमें सेना को लेकर के सवाल उठाना चाहिए, और हमें अपनी सेना पर नाज है कि जिस वजह से हम इतनी शांतिवन माहौल में बैठे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हम अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। लेकिन
अगर हम अपनी सिविल फोर्स की बात करें, सिविल पुलिस की बात करें, इन चीज़ों में एक कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है। जैसे कि अगर मैं जा रहा हूं कहीं, अगर मेरे पास कागज गाड़ी के पूरे नहीं है तो मैं 200 रुपये दे के अपना वहां से निकल सकता हूं, या मैं ओवरलोड सामान लेके जा रहा हूं तो मैं 200-500 रुपये दे के निकल सकता हूं। तो इस तरह की क्या मानसिकता जो बन गई है लोगों के अंदर पुलिस को लेकर के, क्या वो भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों को लेकर के प्रेरित करती है कि मैं कुछ भी सामान लेके मुझे जाना है, या वो वहाँ से मुझे क्रॉस करना है, उत्तर प्रदेश से मुझे मध्य प्रदेश जाना है, तो मैं बीच में 1000-500 रुपये दे के वहाँ से और अपना निकल सकता हूँ। क्या इस तरह की मानसिकता भी सुधर सकती है, या जो हमारे अंदर जो मानसिकता बन गई वो कैसे सुधरेगी? क्या वास्तव में जो सिविलियंस हैं, हमारे जो सिविल पुलिस है, उसको लेकर के भी कुछ और उसके उत्तरदायित्व बढ़ने चाहिए? नहीं, देखिए, सिविल पुलिस इस समय जितना ज्यादा उसके ऊपर लोड है, आप अगर देखेंगे कि देश में जितना उसका पूरा वो होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसका काडर जितना होना चाहिए, काडर से बहुत कम है। तो एक एक पुलिस वाले पे 6-6 गुना उसके ऊपर वजन लदा हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल और उस उन पर वजन लदे वाकई हुए होने देश के अंदर कारण भी स्थिति, तमाम आंदोलन, घटनाक्रम, चुनाव, उन पर भी बहुत जवाबदारी होती है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, सभी की नहीं कह रहा हूँ, जी मैं कहीं कहीं जगह जी की एक स्थिति कह रहा हूँ कि मतलब इस तरह की एक मानसिकता है कि मुझे कुछ सामान लेके जाना है तो मुझे पता है कि इसमें सामान में कुछ भी हो मैं लेके निकल जाऊंगा 1000-500 रुपए दे के। ये मैं एक मैं अपना आपकी पर्सनली विचार रख रहा हूँ इसमें। उसी बात मेरा की बात कर रही सेना थी मैं। पुलिस पर इस तरह का कोई उठाना या उसके चरित्र पर सवाल उठाने वाली कोई बात नहीं है इस पे। नहीं दिनेश जी, देखिए, अभी ही कल परसों में आजमगढ़ में एक बहुत ही गंदी घटना हुई है। एक अच्छा संभ्रांत दलित परिवार था जिसके पास पैसे वगैरह थे, सब कुछ, मतलब अच्छे वेल टू डू लोग थे। पुलिस ने जाके उनके घर की महिलाओं को बेइज्जत किया। तो मेरा ये कहना है कि जब हाथ में पावर होती है ना, कहते हैं ना, पावर करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, मतलब थोड़ी शक्ति हो तो वो थोड़ा भ्रष्ट करती है, ज्यादा शक्ति आ जाए तो वो ज्यादा भ्रष्ट करती है। ये उस तरह की बात है। तो ये कहीं कहीं पर हम इसका नमूना देखते हैं। हम, आपकी बात ये भी सही है कि थोड़ा बहुत ले देने वाली बात भी हो जाती है। क्या होता है ना, लीड बाय एग्जाम्पल एक चीज होती है। हमें आदर्शों से अपने पीछे वालों को दिखाना होता है। तो ये लीडरशिप के ऊपर है, जी, ये लीडरशिप के ऊपर है कि अगर लीडरशिप अच्छा कर रही है तभी जो है पीछे वाले हैं वो देखेंगे। और जहां तक कश्मीर का सवाल है, तो हमें लोगों के ऊपर उनको प्यार से अपनाना पड़ेगा। जैसे अपने घरों में भी अगर हमारा लड़का बिगड़ जाए या उसके साथ लोगों की संगत खराब हो जाए तो हम लड़के के ऊपर और गुस्सा और जोर आजमाइश नहीं करते हैं। इस तरह से सरकार को पहल करनी पड़ेगी जिससे जनता जो है, जो किसी कारण से टेररिस्ट को अगर संरक्षण दे देती है तो वो टेररिस्ट को संरक्षण ना देके सरकार की बने, भारत की बने। वो बहुत जरूरी है इस समय हमारे लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुमा जी, और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। लेकिन जिस समय के हालात देश में बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं खतरनाक स्थिति में है। जिस तरह से जो आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, हमारे बॉर्डर्स पर ड्रोन्स के जरिए हमले किए जा रहे हैं, और कश्मीर से लेकर के उत्तर प्रदेश तक पूरी तरह से जो आतंकी नेटवर्क एकदम अपनी पकड़ मजबूत बनाया जा रहा है, ये सोचने की विषय है कि आखिर किस तरह से हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनसे चूक हो रही है जिससे कि हम इनको काबू में नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि सबसे अच्छी बात ये रही कि वो किसी भी तरह की अभी कोई ऐसी घटना को अंजाम नहीं दे पाए जिससे कि हमारी जनहानि या किसी और तरह का हमें नुकसान हो। वो हालांकि पकड़ लिए गए, हालांकि सूचना पर ही पकड़े गए, लेकिन इनको और पहले से ही क्यों नहीं ट्रेस कर लिया जाए, इस चीज पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।